बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट के हवाले से 92 न्यूज़ के आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं हूँ सादिया अफसाल। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने आइंदा मालियाती साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट आज पेश कर दिया है। 7.14 ट्रिलियन का ये बजट है। 3,437 अरब रुपए का बजट खसारा जो है वो बताया गया है। अब इसको बज़ाहिर जो है वो रिलीफ बजट का नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि इसमें कोई नया टैक्स जो है वो आवाम के लिए नहीं लगाया जा रहा, लेकिन बहुत सारे माहिरीन जो हैं वो उनका ये मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में ही बहुत बुरा हाल आवाम का हो जाता है। बहरहाल एक और रिवायती बजट इस लिहाज से भी कि गो के ऐवान के अंदर जो मेंबरान की तादाद थी कोरोना वायरस की वजह से लिमिटेड थी, नंबर कम था। ये तय हुआ था कि 86 मेंबरान जो हैं वो मौजूद हो सकेंगे, लेकिन वही अपोजिशन की तरफ से उसी तरीके का शोर शराबा, बजट नामंजूर, हुकूमत के ये दावे कि आवाम के लिए बड़ा फ्रेंडली बजट है और अपोजिशन के वही स्लोगन्स जो हर साल बजट पेश होने पर हमें सुनाई देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर इसको देखा जाए कि जो दावे किए जा रहे हैं वो भी वही हैं जो हर माजी की हुकूमत करती आई है। और बजट के अंदर जो तकरीर के अंदर बातें की जाती हैं, जैसे कि माजी की हुकूमतों ने ये किया, माजी की हुकूमतों का ये खसारा था, माजी की हुकूमतों के गलत फैसले थे, आवाम को भुगतना पड़ रहा है, हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस इकॉनमी को जो है वो रिवाइव करके दिखाएंगे। ये सब कुछ तो बिल्कुल वही रिवायती सियासत थी, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोरोना की वजह से जो असल मानों में पूरी दुनिया की मईशतें इस वक्त हिट हुई हैं और बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी पहले ही कोई बहुत अच्छा जो है वो नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें कि मार्च ऑनवर्ड्स कोरोना की वजह से जो बहुत सारी चीज़ों का ब्लेम कोरोना को दिया गया, जैसे शायद मार्च से पहले मईशत की जो सूरत हाल थी वो हंकी डोरी थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए गए हैं वो आया रियलिस्टिक हैं नहीं हैं। आवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही है, वो कैसे मुमकिन होगा? आमदन अगर है नहीं आपकी, रेवेन्यू जनरेशन आपका है नहीं, अखराजात आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो किस तरीके से ये मामला जो है वो मईशत के आगे बढ़ेंगे? बजटरी खसारा जो है ये किस तरीके से कम किया जाएगा? थोड़ी देर पहले हफीज़ पाशा साहब जो हैं, जो कि साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत ने जो GDP का टारगेट सेट किया है 2.1% कह के, अगर ये सिफर पे ही आ जाए तो हुकूमत इसको गनीमत जाने और खुदा का शुक्र अदा करे। और ये उनका मानना है कि ये -1 से -2 पर जा सकता है, और वो ये भी कहते हैं कि ये दूसरा ऐसा साल होगा, 2 कंसेक्टिव ईयर्स हम देखेंगे कि जब आपकी जो GDP है, जो ग्रोथ है वो माइनस में जाएगा। तो हमारे जो रिनाउंड इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले पे, वो क्या राय रखते हैं आज ट्रांसमिशन में इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। और आवाम के लिए इसको जो रिलीफ बजट का नाम दिया गया है, इसमें कितनी सदाकत है? हुकूमत ये भी दावा करती इस वक्त दिखाई दे रही है कि बिज़नेस फ्रेंडली बजट जो है वो बनाया गया है और आइंदा मालियाती साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बहाल होती दिखाई देगी। ये फैक्चुअल है नहीं है। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं FPCCI के। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी के हवाले से लिखते हैं, मईशत पे बहुत ज़बरदस्त इनका तज्ज़िया है। और डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक वज़ीर ख़जाना है। आप चारों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब, आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ऑब्वियसली नंबर्स की जगलरी हमने देखी है, हर साल ऐसे ही होता है, आदाद व शुमार जो हैं वो पेश किए जाते हैं, आवाम का फ्रेंडली बजट कह के तकरीर भी होती है, दूसरी तरफ से अपोजिशन जो है वो इसको रिजेक्ट भी करती है, आवाम रोती रह जाती है, आवाम के मसाइल जो हैं वो जू के तू होते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल जो टारगेट्स इसमें सेट किए गए हैं वो कितने रियलिस्टिक टारगेट्स हैं? जी शुक्रिया। आपने ये कहा कि हर साल इसी तरह जगलरी होती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा शुरू में ही कि आपने अगर हमाद अज़हर साहब की तकरीर सुनी हो तो उन्होंने शुरू में ही जिक्र किया नया पाकिस्तान और 2018 और 2018 में जब PTI की हुकूमत आई थी तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान का मुस्तक़बिल माजी के मुकाबले में बेहतर
और यानी आम लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन आज के बजट ने ये साबित कर दिया है कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों से कुछ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इनके आदाद शुमार और जो चीज़ें उन्होंने पेश की हैं उसके नतीजे में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अब देखिए ना, ये कहना कि जी ये तो रिलीफ बजट है, भाई रिलीफ कहाँ से हो गया? आप अपने एस्टिमेट्स में ये बता रहे हैं कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा आप अगले एक साल में, अगले माली साल में बनिस्बत इस साल के खर्च करेंगे। अगर आप 1000 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च कर टैक्सेस की बात में इकट्ठा करेंगे तो वो ज़ाहिर है लोगों को या तो आप लोगों के ऊपर बोझ डाल के कहीं ना कहीं से वो पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा वैसे ही तो नहीं आ जाएगा एक ऐसी मईशत में जो कि सुकड़ रही है। और हफीज़ पाशा साहब ने सही कहा कि अगले साल भी सुकड़ने का, मज़ीद सुकड़ने का इम्कान है। यहाँ पे ये तो नहीं कि कोई हुकूमत के पास कोई दरख्तों का बाग है जहाँ से पैसे गिरेंगे और इसलिए हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो ये इस किस्म की बातों से लगता ये है कि ये हुकूमत जो है इन्होंने वक्ती तौर पे एक बजट प्रेजेंट कर दिया है। मुझे ये लग रहा है कि आइंदा चंद महीनों में कोई ना कोई मिनी बजट यकीनी तौर पे आ सकता है और उसे मिनी बजट कहें या ना कहें, लेकिन कुछ ना कुछ साल के आखिर से पहले कुछ ना कुछ होगा। IMF का भी प्रेशर है, लेकिन उससे ज़्यादा हुकूमत की खुद भी कुछ कोताहियाँ हैं। इस वक्त अभी हाल ही में जैसे आपको पता है कि स्टील मिल्स के हवाले से एक ऐलान हुआ है कि जी 8000 से ज़्यादा लोगों को फारिग करने चले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से वो तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। बड़ी अच्छी बात है। पब्लिक सेक्टर में बेशतर कंपनीज इस वक्त खसारे में जा रही हैं और ये एक पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है, बल्कि बहुत बड़ी मुसीबत कुछ लोग इसे अज़ाब भी कहते हैं। और वो जो आज जिक्र भी उन्होंने किया और जिस तरीके से एक बाकायदा टीम बनाई थी डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में, उन्होंने वो 45 इदारों की लिस्ट भी तैयार की, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो एक साल के अंदर भी जी मैं अगर एक बात अपनी मुकम्मल कर लीजिए, मुकम्मल कर लूँ, वो ये है कि एक ऐसे वक्त पे ये तो इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि इसके लिए आपको कौमी सतह पे कोई ना कोई इत्तेहाद की ज़रूरत है, कंसेंसस की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों के दरमियान। अब एक तरफ तो आप ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाह रहे, इस मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत का ये सबसे बड़ा चैलेंज है और आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, तो कंसेंसस तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी तरफ मुल्क को मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है, वो भी आप करने से कासिर हैं। स्लिम मेजॉरिटी है यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में भी इसी तरह हालात हैं। तो ये कैसे होगा? मुझे तो समझ नहीं आती कि सवाए नशस्तन गुफ्तन बर्खास्तन के आगे कोई बड़ा चैलेंज यानी कामयाबी से ठीक है। पहले तो ओवरव्यू में आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब का भी जरा इस पे जान लूं कि ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया की मईशतों के लिए बहुत बुरा सफ़र रहा कोरोना के बाद से लेके, एंड आफ्टर कोरोना ऑब्वियसली पाकिस्तान इकोनॉमी ऑल्सो गॉट अ बैड हिट, बट क्या मार्च से पहले पाकिस्तान की मईशत सही समत में चल रही थी जो हुकूमत आज सारे का सारा मलबा कोरोना पे डाल रही है? नहीं, आई थिंक कोरोना से पहले एक और दुनिया थी, कोरोना के बाद एक और दुनिया आ गई है और टोटली ये 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। कोरोना से पहले आपको पता है कि हम IMF प्रोग्राम में थे और IMF प्रोग्राम एक बड़ा सख्त प्रोग्राम था जिसका जो शुरू हुआ था वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हुआ था, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट कोई 35 अरब डॉलर का था और करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर का था और आपने कोई 12 अरब डॉलर के बैरून मुल्क कर्जे जो है वो वापस करने थे या रीफाइनेंस करने थे और आप एक किस्म के इंसॉल्वेंट हो चुके थे। उस वक़्त आप IMF के पास गए और IMF ने कोई इसमें दो राय नहीं है, एक बड़ा मुश्किल और टफ प्रोग्राम आपको दिया जिसमें एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन, इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर करना, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, करंट अकाउंट डेफिसिट को नीचे लेके आना और डेट को आपने जो है उसको डेट सर्विसिंग को भी कंट्रोल करने की बातचीत की गई और इसके लिए आपको ना सिर्फ IMF से लेकिन आपने भीख मांगी, पूरी दुनिया से भीख मांगी और फिर आप उस मोड में चल रहे थे जिसका मतलब था स्टेबलाइजेशन।
ग्रोथ को क्रश किया गया था स्टेबलाइजेशन के लिए। और इसमें किसी ने, IMF ने भी नहीं कहा कि जी ये हम कोई ज्यादती कर रहे हैं, सारों ने कहा कि इसके बगैर कोई और चारा नहीं है और ये कड़वी दवाई तो पाकिस्तान को लेनी पड़ेगी। ये था कोरोना से पहले का दुनिया। आज कोरोना की जो दुनिया है उसमें डिमांड इंटरेस्ट रेट से कंप्रेस नहीं हुई, डिमांड आपकी प्रोडक्शन की डिसरप्शन से ख़त्म हो गई है। आपकी सप्लाई चेन्स टूट गई हैं, आपके बाज़ार बंद हैं, आपकी फैक्ट्रियां बंद हैं, आपके ऑफिसेज जो हैं वो आधे पचाधे चल रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंजम्पशन आपकी गिर गई है और इकोनॉमिक साइकिल आपकी डिसरप्ट हुई है और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक साइकिल डिसरप्टेड है। और एक चीज़ ये भी है कि दुनिया की ट्रेड भी इस वक्त डिसरप्टेड है। और अगर आप, ये बिल्कुल सही बात हफीज पाशा ने कही कि अगर हम मेंटेन कर लें अपने वैल्यू चेन्स को वापस कम से कम उसी लेवल पे ले आए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब जहां तक बजट का तल्लुक है, बिल्कुल, तो यानी अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो हैं सेट हुए हैं इसमें अपने लिए, जो हुकूमत क्लेम कर रही है, चाहे वो FBR के रेवेन्यू की बात कर लें, टैक्स वसूलियों की मद में, या फिर GDP का जो दावा किया जा रहा है, ऐसा आपको होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर कोरोना जो अगला साल है वो ज़्यादा मुश्किल होगा। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है कि यहाँ तो आइंस्टाइन भी आ जाए तो वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होना है। सो आई थिंक ये तो अनसर्टन, एक बजट अनसर्टेनिटी है नंबर 1। नंबर 2, इसमें अभी भी IMF का पूरा शेडो है, क्योंकि IMF ने अपना प्रोग्राम सस्पेंड किया थोड़े अरसे के लिए, उसको ख़त्म नहीं किया। और IMF नज़र रख रही है कि आपके जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस किस्म के हैं, और रेवेन्यू में जो आपने रिफॉर्म्स करनी है या आपने कोई और ड्रैकोनियन चीज़ें करनी है वो आप करते चले जाएंगे। तो वो IMF का एक शेडो आपके साथ साथ चल रहा है। इसके साथ साथ आपका डेट वहीं खड़ा है, जो आपका ओवरसीज डेट है $100 बिलियन से ऊपर है, और जब तक वो रीशेड्यूल नहीं होगा तो वो समझ नहीं आती कि वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो आप रीफाइनेंस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल 180 डिग्री टर्न जो है वो आ गया है। कोरोना से पहले कुछ और दुनिया थी, कोरोना के बाद कुछ और है। मैं मजीद भी इस पे बात करती हूँ, लेकिन पहले सिराज तेली साहब का और जुबैर तुफैल साहब का भी मौक़िफ़ पहले जान लें इस पे। सिराज कासिम तेली साहब, आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, बजट को, जो हुकूमत का दावा है, जो इसको रिलीफ बजट का नाम दे रही है, और साथ ही साथ उनका क्लेम कि बिजनेस फ्रेंडली बजट था, तो कितना बिजनेस फ्रेंडली बजट आपको नजर आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाकई में रिलीफ बजट होगा, और वाकई में जिस तरह हफीज शेख साहब ने हमसे कमेंट किया कि ये रिलीफ बजट होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। आज ये बजट देख के मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जहाँ तक नए टैक्स की बात थी, वो मेरी समझ में ये आया है कि नया टैक्स नए नाम से नहीं होगा, यानी कि वो फलाना टैक्स की जो नया नाम हो, यानी कि सलमान शाह टैक्स कर दो या सिराज तेली टैक्स कर दो, दूसरी बात है, वो टैक्स कोई नहीं लगाया। मगर जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे उन टैक्सेस में काफ़ी रद्दोबदल किया है और टैक्सेस बढ़ाए भी है उन्हीं टैक्सेस में। नंबर 2 बात यह है कि ये पिक एंड चूज बजट है। ये इन्होंने रिलीफ दिया है जो इनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है, सीमेंट में कम कर दिया इस तरह करके, या टूरिज्म इंडस्ट्री को दिया है। बाकी लोकल इंडस्ट्रीज को, टेक्सटाइल में कुछ किया है मगर लोकल इंडस्ट्री को कुछ नहीं किया। देखिए मसला क्या है, लॉकडाउन की वजह से 2-2.5 महीने फैक्ट्रियां बंद रही, अभी जाके खुली है। 2-3 महीने से बिठा के तनख्वाहें दे रहे थे, सब लॉसेस में है। अक्रॉस द बोर्ड इनको देना चाहिए रिलीफ। हमने इनसे रिक्वेस्ट यही की थी और इन्होंने कहा था कि गौर करेंगे। वो ये था कि आप बिजली गैस को भी कम करें, आप टैक्सेस में जो कम कर सकते हैं, सेल टैक्स है मिसाल के तौर पे, हम तो आधा मांग रहे थे, आधा नहीं 1-2% भी कम कर देते अक्रॉस द बोर्ड, ताकि पूरी इंडस्ट्री को या सारी बिजनेसेस को, चाहे इम्पोर्टर हो चाहे एक्सपोर्टर हो, चाहे कोई SMEs हो, छोटा ताजिर हो, सबको थोड़ा सा एडवांटेज मिले।
कि उनके पास कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए और उनके पास कैश फ्लो हो और वो अपने धंधे को संभाल सके। ये सर्वाइवल बजट होना था। ये अल्फाज है मैंने उनको बहुत दफ़ा समझाया कि भाई देखो, इट शुड बी अ सर्वाइवल बजट। इसलिए कि आप एक बात समझ लें कि अगर ये बिजनेसेस सर्वाइव नहीं करेंगी, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना इनके हिसाब से शायद चला गया है। मेरे ख्याल से ये कोरोना जब तक है, वी हैव टू लिव विद इट। और अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे उसके साथ, तो इनको टैक्स कहाँ से आएगा, इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। इनको तो ये करना था कि अपने और अगले 1-2 क्वार्टर्स में तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बड़ी बात, एक मिनट, एक बात सुन ले। फिस्कल स्पेस की जो बात होती है ना, IMF ने अपने डेब्ट सर्विसिंग ब्रोकर कर दी, G20 ने टाइम दे दिया। ये अगर चाहे तो जिस तरह सलमान शाह साहब कह रहे हैं, इनको सारे रीशेड्यूल करे और मौखर कराए और वो पैसे को इस्तेमाल करके सर्वाइवल की बात करे, आपकी बिजनेसेस को सर्वाइव कराए। अगर वो नहीं कराते और ये इनको ये पैसे मिले, ये कहाँ जाएंगे? इनको ये असल में पिक एंड चूज करके ये दे रहे, कुछ इंडस्ट्री को, कुछ को नहीं दे रहे। वो इंडस्ट्रीज भी आप ये सोचे कि कोरोना की वजह से उठेगी कि नहीं। आप आधी से ज्यादा बिजनेसेस को मार दोगे 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने में आप देखना कि बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे, कहाँ से टैक्स लाएंगे? समझे आप मेरी बात? तो ये बजट ना तो रिलीफ बजट है और सही है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि ये तो एक पिक एंड चूज है, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली एक इंसेंटिव दिया गया, उनको एक बहुत मेजर रिलीफ पैकेज जो है वो मिला। और टैक्सेस जो है, आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टैक्सेस नहीं है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं जुबैर तुफैल साहब, तो उसमें भी अगर देख लें कि हुकूमत ने अभी ये कहा कि सेल्स टैक्स जो हैं वो जी 500 बिलियन जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। इनकम टैक्स जो है वो उन्होंने कहा अगले साल 400 बिलियन जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। तो ये 900 बिलियन ये टैक्सेस की मद में ये कैसे कलेक्ट करेंगे, अगर एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो टैक्स फ्री बजट है, कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि जो उन्होंने कहा कि नए टैक्स नहीं लगा रहे, तो सिर्फ इस हद तक ठीक है कि नए टैक्स जो है ABC के नाम से नहीं लग रहा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स हैं उसके अंदर उन्होंने ये 900 अरब रुपए लगा दिए। 500 अरब रुपए सेल्स टैक्स के, 400 अरब रुपए इनकम टैक्स के। अब ये आएंगे कहाँ से? एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से आएंगे और कैसे आएंगे? ये जो भी सूरत हाल है, देखिए कोरोना की वजह से आपका क्वार्टर अप्रैल टू जून जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। हुकूमत के जो टारगेट थे वो बिल्कुल मीट नहीं हुए। उसके बाद अब जो क्वार्टर शुरू होगा जुलाई से सितंबर तक, मुझे तो यही लगता है कि वो मोर और लेस ऐसा ही होगा कि जैसा कि अप्रैल टू जून था, या इससे बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है कि आने वाले 2 महीने जो हैं वो जून और जुलाई के वो कोरोना के लिहाज से बहुत सख्त होंगे और इसमें बहुत सारी मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा इस क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर में इनके जो भी टारगेट्स हैं वो कतई पूरे नहीं होंगे, उसके आधे, मुश्किल से आधे पूरे होंगे। उसके बाद अब बात ये है कि आया कोरोना जो है वो जुलाई से सितंबर तक कंट्रोल हो जाता है, और अगर नहीं होता है और वो फिर नेक्स्ट क्वार्टर पे चला जाता है अक्टूबर टू दिसंबर में, और जिसकी काफ़ी चांसेस हैं कि ये एक्सटेंड होके लास्ट क्वार्टर में भी चला जाएगा। अगर वो चला जाता है तो आपके 6 महीने के जो भी रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो बिल्कुल पूरे नहीं होंगे, जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूरे नहीं होंगे। जैसे शाह साहब ने कहा, सलमान शाह साहब ने, कि इनको सब जगह से रीशेड्यूल कुछ जगह से हो गया, बाकी जगह से करवाना चाहिए। करवा के जब आपको 1 साल कोई रीपेमेंट नहीं करनी तो अपनी इंडस्ट्री को जो है उसको सपोर्ट करें। आप अभी तक अपने अक्रॉस द बोर्ड, जैसे सिराज साहब ने कहा ना, अक्रॉस द बोर्ड सपोर्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि ये टेक्सटाइल को दे दो और इसको दे दो और इसको दे दो और अपना ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे दो, ऐसे नहीं। आप अक्रॉस द बोर्ड जो है जो भी रिलीफ देना है अक्रॉस द बोर्ड दें। उसके बाद देखिए आपने पेट्रोल सस्ता किया, हुकूमत के हम शुक्रगुजार हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत हुई उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक उसका एक हिस्सा जो है वो पब्लिक को पास ऑन किया, पेट्रोल की कीमत कम की, जिसके लिए कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरह से गैस की कीमत भी तो कम हुई। आप जो LNG मंगवा रहे हैं, LNG की प्राइस $6 से कम होके $1.84
पर MMBTU हो गई है, तो उसका भी तो बेनिफिट पब्लिक को, या पब्लिक को नहीं बल्कि इंडस्ट्री को जाने दें। ये सारी LNG जो है इंडस्ट्री में यूज होती है, इस गैस की कीमत कम की जाए, एनर्जी बिजली की कीमत कम की जाए। उस तरफ हुकूमत आती नहीं है। आपने पिछले साल में 40% गैस की कीमत बढ़ा दी, अब जब कीमत कम हो गई है तो आप उसको इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि वो इसको रिव्यू करें, एटलीस्ट एनर्जी की कीमत जो है, गैस की कीमत हो या बिजली की कीमत हो, इसको अक्रॉस द बोर्ड कम करें और जहां जहां रियल रिलीफ दें, जो रिलीफ होगा वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं होगा पास ऑन होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड हो, जो कि अभी होता नजर नहीं आ रहा। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। फरहान बुखारी साहब, 2-3 चीज़ें जो आज वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने जिस तरीके से बजटरी खसारे की बात भी की, और वही जो मैं इंट्रो में भी कह रही थी कि हम हर साल हर बजट तकरीर के अंदर ये चीज़ें सुनते हैं कि माजी की हुकूमतों की क्या गलतियाँ थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में जो बजट खसारा है वो 2300 अरब तक पहुँच गया था, और अभी जो बजटरी खसारा है वो ख़ुद बात कर रहे हैं कि 3437 अरब है। तो यहाँ PTI की हुकूमत ने कौन सा तीर मार लिया। सर्कुलर डेट की बात अगर करें तो 1200 अरब सर्कुलर डेट था जब PMLN की हुकूमत गई, हुकूमत उनकी ख़त्म हुई। टोटल अब ये सर्कुलर डेट जो है वो 2000 अरब हो चुका है, यानी PTI ने अपने सिर्फ 22 महीनों में 800 अरब जो है ये गर्दशी कर्जा बढ़ा दिया है। फिर 2018 में PMLN की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो 30,000 अरब का कर्जा था, और PTI ने अपने सिर्फ 22 महीनों के अंदर 12,000 अरब का कर्जा जो है वो बढ़ा दिया है, यानी टोटल अब 42,000 अरब हो चुका है। तो ये कहना कब तक मुनासिब होगा कि जी माजी की हुकूमतों की गलतियां हैं और हम उनसे अवाम को और मुल्क को और मईशत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जी शुक्रिया। मैं तो यही कह सकता हूँ, मुझे पेशा सहाफ़त में कदम रखे हुए को 39 साल हो चले हैं। इन 39 सालों में कई हुकूमतें आई गईं, जैसा कि आपने देखा। ये जो बात है ना कि वो पहले वाले ख़राब कर गए थे और हम तो बिल्कुल पाको पाकीज़ा हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतों के साथ कुछ 6 महीने चलता है। उसके बाद आम लोग मानते नहीं, और सियासतदान या अरबाब इक़्तिदार कितना कहते रहे कि जनाब वो ख़राब करके गए थे, हम तो बहुत बेहतर हैं, ये लोग नहीं मानते। तो हुकूमत मेरे ख्याल में अगर हमाद अजहर साहब ये बात कर रहे हैं, और भी वज़रा करते हैं, वज़ीर आज़म भी करते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है कि इस तरह लोगों को शायद यही ऐसी ख्याल, ऐसी तासुर में लोग रहेंगे कि जी वो पहले वाले ख़राब थे। इस तरह नहीं होता, हकीकत कुछ और है। 6 महीने के बाद लोग कहते हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आप ये बताएं क्या कर रहे हैं। तो इसलिए माजी का करना और माजी की बात करना उसकी बहुत अब तो लिमिटेड यूटिलिटी है। मैं एक और गुजारिश अगर करूं, वो ये है कि अच्छा, इस पे भी जरा रोशनी डाल दें कि जब ये बात करते हैं तो हुकूमत साथ कहती है कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत हैं, दुश्वारियां बहुत हैं और हमारी मजबूरियां हैं। तो आखिर वो कौन सी दुश्वारियां और मजबूरियां हैं जिनसे ये हुकूमत नहीं निकल पा रही और उसके बाद उनको वो फैसले करने पड़ रहे हैं जिससे मईशत तबाह हो रही है? देखिए, एक बड़ा वाज़ेह सा सवाल है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो आप छोड़ दें, किसी और को करने दें। ये दुश्वारियाँ और मजबूरियाँ तो उस वक्त तक होती हैं, उस हद तक यानी जाती हैं जब तक के लोग हुकूमत में रहते हैं, हुकूमत काबू करना चाहते हैं। बाकी मुश्किल हालात तो हैं। ये कोई पाकिस्तान जैसे मुल्क को चलाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। आप ये मुश्किल और दुश्वारियाँ ये बात करके आप कहाँ तक जाएंगे? और फिर इस वक्त पाकिस्तान में तो बहुत बड़े पॉलिसी फेलियर्स भी हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर जिसके बारे में हमें तफसील से बात करनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इस साल हमने देखा कि 1 साल पहले सबसे पहली इतलात आई थी टिड्डी दल के हमले की, पिछले साल जून में। ये गूगल सर्च करके आप देख लें। 6 महीने लगे हुकूमत को इमरजेंसी डिक्लेयर करने में, और अब ये लोकस पे या टिड्डी दल पे सिर्फ 2-3 महीने से भाग दौड़ तब से ज़्यादा शुरू हुई है जब से फ़खर इमाम साहब वज़ीर बने। उससे पहले कोई इस किस्म की अर्जेंसी हमें नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह पॉलिसीज़ और सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा रिव्यू करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नहीं कर रहा कोई। वो बिल्कुल एक तरफ लग जाते हैं और वो समझते हैं कि जनाब हर पे आखिर है उनकी बात और सबसे बेहतर जानते हैं।
एग्रीकल्चर इतना क्रिटिकल है। हमने तो इस साल देखा है कि जो शुगर और आटे की शॉर्टेजेस हुई हैं उससे कितनी बुरी सूरत हाल मुल्क में बनी है। एग्रीकल्चर को वॉर फुटिंग पे इस वक्त रिवाइव करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। पिछले एक साल में कम से कम एक मेजर क्रॉप कॉटन क्रॉप फेल हुई है, कम से कम 2 या 3 मेन क्रॉप्स आपकी उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या होगा क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। तो बात यह है कि आप कितना कहते रहे कि जी माजी, लेकिन असल सूरत हाल जो लोग मांगते हैं वो हाल और मुस्तकबिल। मैं आखिर में ये भी कहता चलूँ कि आज ये कि बजट स्पीच में कई मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें थी। एक बात बड़ी मज़ाक़ा खेज़ थी, वो जो डबल कैबिन पिकअप्स के बारे में वज़ीर मौसूफ ने फरमाया, शाम से वो मजाक का ज़रिया बना हुआ है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान कि एक ऐसे वक्त पे कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ गई है। फिगर्स आए रिसेंटली पिछले 4-6 महीने के बारे में कि कितनी अंडर परफॉर्म हो रही है। अगर आप डबल कैबिन्स पे वो लगा भी देते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। इस किस्म की और मिसालें जी, सिगार्स पे ड्यूटी लगा दी और जनाब सिगरेट पे लगा दी। असल मसला जिस तरह मैंने अर्ज किया था पहले, सिगार, एनर्जी ड्रिंक्स, सिगरेट्स, ठीक है जी बिल्कुल, बड़े फैसले ये आपने सही कहा कि सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं, हर हुकूमत कहती है और स्पेशली पीटीआई की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने मंशूर में तालीम और सेहत का बड़ा जिक्र किया था, लेकिन अभी आप और स्पेशली कोरोना के बाद की सूरत हाल के अंदर जब आपका हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, उसके बाद भी क्या हुकूमत की वो प्रायोरिटीज़ पे नज़र आ रहा है आपको कि तालीम और सेहत अगर बात करें तो 30 अरब और 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए रिस्पेक्टिवली इन दोनों शोबों के लिए? देखें, ये तो प्रोविंशियल बजट होता है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ और एजुकेशन ये प्रोविंशियल हैं और जब प्रोविंशियल बजट आएंगे तो हम उसको देख के एवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन आई थिंक फरहान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो आई थिंक थोड़ी सी उसके ऊपर हमें फर्दर नज़र डालनी चाहिए। नंबर 1 है कि हमारे 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक तो है हमारा बिजली का इशू, और वो इस तरह से इशू है कि उसका जो सर्कुलर डेट बनता जा रहा है वो आपने बिजली का निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है जो वो उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, क्योंकि IPPs जो हमने बनाए हुए हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, वायबल नहीं है और इनमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, करप्शन, हर चीज़ मौजूद है। उसकी कीमत हम कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं अनलेस कि आप उन PPP IPPs के मायदों को रद्द कर दें और कहें जी हम नहीं करते तो आपका सर्कुलर डेट तो बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने सस्पेंड ज़रूर किया है, लेकिन उसका शेडो अभी तक हमारे पास है। और इस बजट में अगर आप देखें तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि IMF ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, और वो है कि -0.5% प्राइमरी डेफिसिट होगा। जब ये डेफिसिट होगा तो जो भी आप खर्चा करेंगे उसके लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि उस 0.5 को मीट करने के लिए एक आप दे रहे हैं बजट एस्टिमेट्स रेवेन्यू का, जो कि अनरियलिस्टिक हो सकता है गिवन दी अनसर्टेनिटी, लेकिन वो IMF की एक मुझे डिक्टेशन लगती है जो इसको इस वक्त कंट्रोल कर रही है। सो आई थिंक एक्चुअल फैक्ट जो है वो ये है कि आगे चल के जो डिस्ट्रप्शन नज़र आ रही है इन प्रोडक्शन एंड जो बातें हम पहले कर चुके हैं, तेली साहब ने भी की हैं, ज़ुबैर साहब ने भी की हैं, फरहान ने भी ये बातें की हैं, ये कोई आसानी से हल नहीं होंगी चीज़ें। इसमें नंबर 1 जिस किस्म की डिस्ट्रप्शन है वो अगर आप इंटरेस्ट रेट 0 भी कर दें तो वो डिस्ट्रप्शन ठीक नहीं होगी, क्योंकि डिमांड ख़त्म हो चुकी है। डिमांड की एक कंप्रेशन हुई है जिससे पहले प्रोडक्शन लॉस हुआ है, प्रोडक्शन लॉस से इनकम लॉस हुआ है, इनकम लॉस से फिर कंजम्पशन लॉस हुआ है, और ये साइकिल जो है ये जब डिस्टर्ब होती है इसको वापस खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और जो बात तेली साहब ने की कि बेशुमार कंपनीज बैंकरप्ट होगी, ये एन पॉसिबल है कि ये काम होगा अनलेस उसके लिए बहुत तेज़ी से निज़ाम में
बैंकों को इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा और इसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कंपनीज बैंकरप्ट ना हो। लेकिन जो जॉब्स की सिचुएशन है कि इमीडिएट जो जॉब्स हैं, जॉब लॉस इतनी ज़्यादा है कि ये प्राइवेट सेक्टर इसके साथ हैंडल कर ही नहीं सकता। और आम तौर पे इस किस्म की सिचुएशन में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर महल्ले में आपके एक किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। शहरों को आप नए तौर पे बना लेते हैं, और ये हमने पूरी दुनिया में देखा है, न्यू डील प्रोग्राम। और ये डिप्रेशन वगैरह के साथ डील करने के लिए आपको एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब क्योंकि हमारे पास IMF प्रोग्राम है तो हम ये काम ठीक है, हम बजट में नहीं कर सकते, लेकिन हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कर सकते हैं, हम जॉइंट वेंचर्स में कर सकते हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम इस वक्त उसके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और उसको हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ला सकते आपने हैं। जो बात की है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सिराज कासिम तेली साहब, आपने भी पहले बताया कि जो इंडस्ट्रीज के हालात हैं, आपने कहा कि वो भी अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ जो है उनको नहीं फराहम किया जा रहा। अब वज़ीर आज़म जो हैं वो तकरीर करते हैं और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत साजगार हैं, बाहर से लोग आएँ यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब दुनिया भर के इन्वेस्टर जो हैं वो शायद इथोपिया और कंबोडिया जाने को तैयार हैं, बल्कि जा भी रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि आप उनको काम ही नहीं करने देते। अब ये जो मामला है कि अगर आप जॉइंट वेंचर की तरफ जाते भी हैं किसी इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे भी आपके पास बाकायदा कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है, वीक गवर्नेंस जो है वो आपको नज़र आती है। आपको बताया नहीं जाता कि जी एनर्जी टैरिफ कितना रखा जाएगा, टैक्सेस कितने लगाए जाएंगे। तो ये मामला जो है, ये टेकअप आपने किया है हफीज़ शेख साहब के साथ? इस पे तो इस वक्त बजट की बातें हुई थी, तो इसलिए बजट की बातें थी, मगर मैं एक बात ही पॉइंट आउट कर लूँ शाह साहब को कि वो ये है कि देखे, ये बैंकरप्सी उन लोगों की होगी ज़्यादा जो बैंकों से काम नहीं करते। देखिए SMEs बहुत सारे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बैंकों से पैसा नहीं लेते, और वो मीडियम SMEs हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज जो बैंकों से लेती, इसलिए कि कुछ रिलीफ तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ये स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ की वजह से मिला है, मगर वो रिलीफ इतना नहीं है। और वो भी जाहिर है कि बैंकिंग रिलेशन जिसके हैं उस हिसाब से मिला होगा, और वो 4% पे जो इन्होंने स्कीम लाए थे। मेरा मसला क्या है कि जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है वो जो बैंकों से या तो काम नहीं करती या करती भी है तो वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो अगले 2-3 महीने में निकल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये जो बात की आपने सादिया, देखे खान साहब के फोकस है वो है एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, दूसरा फोकस है टूरिज्म, तो उसको तो ये लोग ठीक कर रहे हैं। बाकी चीजें जो इनके मॉनिटरिंग कर रही है, जो इकोनॉमिक टीम है, वो टीम की मर्जी चल रही है। और जैसा शाह साहब ने कहा ना कि जाहिर है कि इसमें IMF का इन्वॉल्वमेंट होगा, दूसरों का होगा। अब इनको ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि जमीन पे क्या है। कराची में आके देखें, 17,000 इंडस्ट्रीज है, हम इनको दिखाते हैं क्या हाल में है। अभी 2.5 महीने के लॉकडाउन के बाद लोकल इंडस्ट्री खुली है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को ये बेनिफिट दे रहे थे और दे रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये तो बताएं GDP का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कितना है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री 8% या 9% है, अगर मेरी भूल हो तो करेक्शन कर देंगे ये दोनों बैठे हुए इकोनॉमिस्ट। और बाकी 90% प्लस एग्रीकल्चर है, लोकल इंडस्ट्रीज है। टैक्सेस और रेवेन्यू इनको कहाँ से आता है? लोकल इंडस्ट्रीज से आता है। लोकल इंडस्ट्रीज को इन्होंने बंद रखा था, उसके बाद 2 महीने के बाद खुला है। अब वो टैक्सेस भी देने हैं उनको, उनका रेवेन्यू का उनको रेवेन्यू भी दें, और वो नौकरियों पे आदमियों को तनख्वाहें भी दे 3 महीने के, और इंडस्ट्री भी चलाए बड़ी मुश्किलों से। और अभी भी 100% नहीं चल रही इंडस्ट्रियाँ, लॉकडाउन है, मसले मसाइल है, वो अपनी जगह पे चल रहे हैं। और ये हम समझते हैं कि अब बात हो रही है तो हमें उसका भी ख्याल रखना है। SOPs पे फॉलोअप भी नहीं हो रहा, वो भी अलग मसला है। अब दोनों चीजें साथ करनी है, तो हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए ना। वो अपना रोल प्ले नहीं किया उन्होंने। वो अब जैसे आगे कोई स्कीमें लेकर आए
छोटे ताजरों के लिए लेकर आए, उस इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आए जो बैंकों में नहीं है। तो कम से कम आपको रेवेन्यू देगा कौन? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये जितने भी इन्होंने टारगेट्स बनाए हैं, साथ में एक लफ्ज इन्होंने ये भी कह दिया था शेख साहब ने कि हमें पता नहीं आगे क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और मैं समझता हूँ कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ये बजट रिवाइज होगा। इसलिए रिवाइज होगा कि कोरोना जाएगा नहीं तो क्या करेंगे ये तो ऐसा लगता है कि इनकी नजर में कोरोना चला गया। मिनी बजट का नाम दे लें आप, इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन रिवाइज होगा क्योंकि टारगेट्स बहुत अनरियलिस्टिक से हैं। और आपने जिस तरीके से रेवेन्यू की बात की है, ये जो एफबीआर से रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं, वो भी कैसे पॉसिबल होगा? 27% आप कैसे एफबीआर का रेवेन्यू वहां से ले सकेंगे अगर आप कह रहे हैं कि जी आपका ग्रोथ टारगेट ही 2 से 2.5% है? वो भी अभी जिस तरह सलमान शाह साहब कह रहे थे और हफीज पाशा साहब का मैंने हवाला दिया, वो कहते हैं कि वो भी अगर सिफर पे चला जाए तो गनीमत जाने और खुदा का शुक्र अदा करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत सारे आदाद व शुमार ऐसे हैं जिनको देख के ये लगता है कि आने वाले दिनों में आवाम के लिए, मुल्क के लिए, मईशत के लिए मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। इन्फ्लेशन जिस तरीके से 6.5% प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, स्टेट बैंक को अगर आप देखें, उनका आप बयान देखें तो वो लगता है कि इन्फ्लेशन जो है वो 10% से भी ऊपर चली जाएगी। फिर खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ऑब्वियसली पहले भी कुछ हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन कोरोना के बाद से जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है। 1 करोड़ लोग जो हैं वो जॉब से फारिग हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं। ये वो हुकूमत है जिसने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, 50 लाख घर बनाने की बात की थी, लेकिन अब लोग जो हैं वो बेरोजगारी का सफ़र जो है तय करते दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू जनरेशन है नहीं, अखराजात आपके कम नहीं हो रहे। मैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब थोड़ी सी तजावीज़ की तरफ आते हैं कि हुकूमत क्योंकि बार बार जिक्र करती है हालात बड़े मुश्किल हैं, मजबूरियाँ बहुत हैं, दुश्वारियाँ हैं, हुकूमत के पास रेवेन्यू जनरेशन के आखिर तरीके हैं क्या क्या इस वक्त? ये देखें, ख़ास तौर पे जो बजट में 900 अरब इन्होंने इजाफी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का कहा है ना, मेरे तो समझ में नहीं आता कहाँ से करेंगे। जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से कि सेल्स टैक्स आता है, उसमें अगर आप देखें तो उनके हालात तो अच्छे नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम से आपको जो भी टैक्सेस हैं वो आ जाएंगे, उसके बाद टोबैको से भी आ जाएंगे। अब आगे आए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ऑटोमोबाइल है उसका बुरा हाल है, वो एक शिफ्ट मुश्किल से चल रही है। इसके अलावा दीगर इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत बुरा हाल है। और देखिए, जो एक तेली साहब ने बात कही ना कि बहुत सारी बिजनेसेस की बैंक्रप्सी होगी, अब ये कब होगी? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 5 महीने के बाद होगी अगर हालात में बेहतरी ना लाई गई। इसमें ख़ास तौर पे हुकूमत को चाहिए कि एनर्जी के बारे में जो है IPPs के साथ बैठ के बात करे। क्या IPPs जो हैं अपने नफ़े के लिए पूरे पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहती है? IPPs ने, मैं तो ये भी कहूँगा कि IPPs ने जो भी मुआहदा उस वक़्त की हुकूमत से किया था उसमें किसी एक की या 2 की बदनीयती थी। उस बदनीयती के ज़रिए एक ऐसा रेट तय किया गया कि जो पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान का आम आदमी वो एनर्जी रेट को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि जी, जो मैंने हुकूमत से सुना है कि जी वो सॉवरन गारंटी दी हुई है, और IPPs वाले जो है वो ये कहते हैं कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। तो ये देखें, ये सारी बातें हैं, लेकिन इनको बैठ के समझाया जाए कि भाई आप अपने नफ़े के लिए आप 22 करोड़ लोगों को काटना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इनको समझाया जाए। और देखिए, बहुत सारे समझाने के तरीके होते हैं। जब हुकूमत चाहती है ना तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इनको सबको, अगर ये नहीं मानते, इन सब का नाम ECL में डाल दें, ECL में डाल के फिर इनसे नेगोशिएशन शुरू करें। इनका ना डालें, इनकी फैमिलीज का भी डाल दें, ECL पे नाम डालें, फिर बैठ के बातचीत होगी और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये लोग खुद ब खुद आगे आएंगे कि ठीक है जी, हम इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं। देखिए, हमारी तमाम जो मुश्किलात है, उस मुश्किलात का जो एक मेन पॉइंट है वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, बिजली की कीमत है, सर्कुलर डेट है। ये जब तक हल नहीं होगा, इन लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आर्मी चीफ भी इसमें बीच में बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे, IPPs को बिठाएं, इन्हें बोले भाई खुदा का वास्ता है मुल्क पे रहम करो, ये मुल्क जिंदा रहेगा तो आप लोग भी कमाते रहोगे, खाते रहोगे, अगर ये मुल्क बैठ जाएगा फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए इनको कन्विंस किया जाए। बाकी दूसरी बात ये है कि देखें, बजट जो है ना, ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है
कि 3 से 6 महीने के दरमियान एक नया बजट आएगा। आपके जितने भी इन्होंने टारगेट आज अनाउंस किए हैं कि ये करेंगे, यहाँ से इतने पैसे आएंगे, वो इनको सितंबर तक तो नजर नहीं आएगा। ये दिसंबर से पहले बजट रिवाइज करना पड़ेगा, हालात के मुताबिक करना पड़ेगा। IMF के पास भी जाके हाथ पैर जोड़ेंगे तो वो भी जो है माफ़ी तलाफ़ी कर देगा, ठीक है जी आपके हालात ख़राब हैं। लेकिन इसमें जो है मैं फिर से कहूँगा कि एनर्जी जो है बहुत बड़ी अहम चीज़ है। एनर्जी के बारे में जो है इसको देखना चाहिए, IPP इसको बिठाना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। इनके साथ ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे, आर्मी चीफ भी बैठे, वो बताएं कि भाई खुदा का वास्ता है तुम अपने नफ़े पे बैठे, आप नफ़े के लिए रो रहे हो, इधर पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। सही है, लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं फरहान बुखारी साहब, आज हमाद अजहर साहब ने भी कहा कि इस हुकूमत की 2 प्रायोरिटीज़ जो हैं वो रही हैं, बैटलिंग करप्शन एंड ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है जब से PTI की हुकूमत आई है। अब ये वो चीनी वाली रिपोर्ट हो गई, गंदम वाला जो बहरान था उसकी रिपोर्ट हो गई, अब ये IPPs वाला भी जो कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैंडल था, तारीखी जो है वो नुकसान पहुँचाया गया कौमी ख़जाने को, उस पर भी कमीशन बनाने की बात हुई, तहकीकात करने की बात हुई, लेकिन अब वो सॉवरन गारंटी वाली बात है या कोई और सबब है, वो मौखर कर दिया गया मामला। सो अब जो ज़ुबैर तुफ़ैल साहब कह रहे हैं कि ये कैसे फिर मुमकिन हो सकेगा, कहीं यही वो मजबूरियां तो नहीं है जिनका हुकूमत जिक्र करती है? जी, वो हमाद अजहर साहब का तो ये है कि उन्हें तकरीर दी गई, उन्होंने पढ़ ली, अच्छी तरह पढ़ ली, प्रेजेंट कर दी, लेकिन क्या वो तकरीर पाकिस्तान के माशी मामलात या माशी मुश्किलात का हल उसने कोई दिया? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं। इस वक्त आपको कौमी कंसेंसस की ज़रूरत है 3 बड़े अहम शोबों पे: एनर्जी पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज का और पब्लिक सेक्टर एसेट्स का आपने क्या करना है उस पर पॉलिसी, और तीसरी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड। आपको लगता है आज बजट में ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से कुछ बाकायदा पॉलिसी आ जानी चाहिए थी? 45 तो खुद उन्होंने कहा कि डॉक्टर इशरत हुसैन वाली टीम ने जो है वो लिस्ट तैयार की हुई है। एक साल में 1000 बिलियन का लॉस वो आपको दे चुके हैं। देखें, एक ऐसे वजीर आजम जिन्हें पार्लियामान में असद कैसर साहब ने वो अरेंज किया था ये कोरोना क्राइसिस के हवाले से कि मुख्तलिफ कायदीन आए, सियासी कायदीन, और बैठ के बात करें, उनका इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा है कि शहबाज शरीफ साहब बात करने के लिए आए तो वज़ीर आज़म वो वीडियो लिंक से उठ के चले गए। ये इतना बड़ा इस वक्त बहरान है कि ये इस वक्त पाकिस्तान को तकसीम करके, डिवाइड करके, लड़ाई भड़ाई से अगर आगे वो चलाना चाहते हैं तो कोशिश कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतने बड़े फैसले, एनर्जी पॉलिसी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से पॉलिसी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पॉलिसी, वहाँ पे बहुत बड़ा बहरान है। ये बड़े बड़े फैसले बगैर कौमी कंसेंसस के नहीं हो सकते। और मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि कल आप नैब बंद कर दें। अगर आपकी एंटी करप्शन एविडेंस है, आपने केसेस परसू करने, वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है, कोरोना वायरस में तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाना चाहिए सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जी हम हुकूमत से इस पे इख्तलाफ नहीं करेंगे बल्कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा। अब प्राइम मिनिस्टर अभी तक लगता ये है कि वो डी चौक से उनकी ट्रांजिशन वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट तक नहीं हुई, और जब तक कि ये ट्रांजिशन नहीं होगी, देखिए ऑपोजिशन में बहुत से काम सियासी जमातें और लीडर्स करते हैं। जब हुकूमत बनती है तो फिर उसके बाद एक नया आपको रवैया सामने लाना पड़ता है, उसके बगैर आपको गुजारा नहीं होता। और इस वक्त इतनी नाजुक सूरत हाल है कि ठीक है, अच्छा, कितनी देर तक टेंशन चलेगी। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब के भी तरफ जाऊंगी, और डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा यही सवाल तजावीज़ रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत भी कहती है तनकीद तो बहुत है, अपोजिशन की तरफ से भी वो कहते हैं कि जी रोज़ तनकीद आ रही होती है, लेकिन इन हालात में इससे बेहतर बजट हम नहीं पेश कर सकते थे। लेकिन हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? किन किन तरीक़ों से, किन किन सोर्सेज से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? देखिए, आई थिंक ये रेवेन्यू की बात नहीं है, इसमें पूरी इकोनॉमी की रिफॉर्म्स की बात है। जो अगर हम रिफॉर्म्स करेंगे तो रेवेन्यू आए या ना आए, हमारी कॉस्ट कम हो जाएंगी, और कॉस्ट कम होगी तो हमारी इकोनॉमिक वैया भी चलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कैपिटल मार्केट्स को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि बैंकिंग सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना शुरू करें, और पूरे जो बैकलॉग हमारे शहरों की
रीजनरेशन का हुआ है उसको पूरा करें, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करें, सेल्फ फाइनेंस तरीके से करें तो वो हो सकता है। अब ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमें इकोनॉमी में जो इस वक्त जो फंदे हमारे गले में पड़े हुए हैं वो इतने आसान नहीं है। IPPs का आप समझ लें कि 17-18 रुपए का हम बिजली का एक यूनिट पड़ता है, हमें पाकिस्तान में दुनिया में 6 रुपए का पड़ता है। अभी हमने जो LNG गैस की बात कर रहे थे, जुबैर साहब ने शायद बात की कि $88 पे आ गया MMBTU, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें वो $5 का है। सो $5 और $88 में आप कैसे मुकाबला करेंगे? और 15, 16 या 20 रुपए की बिजली वर्सेस 6 रुपए की बिजली का आप कैसे मुकाबला करेंगे? और आजकल की तो इकोनॉमी है ही एनर्जी के ऊपर, तो इसमें तो बड़े बिटर ट्रूथ्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा और किसी ना किसी ने वो बेल करना पड़ेगा इस बिल्ली को कि ये कैसे हम इसको काबू में लाएंगे। इसमें इश्यूज जो है वो बहुत ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि हुकूमत ये काम करने के लिए है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया ना, हैव टू वाइंड अप है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, सिराज कासिम तेली साहब, जुबैर तुफैल साहब और फरहान बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।